नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन में आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अगर किसी कंपनी को पिछले कुछ वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास बड़ी मात्रा में हानियां एकत्रित हो जाती हैं। और अगर कंपनी को लगातार कुछ वर्षों से हानियां हो रही हो तो कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कंपनी को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब कंपनी को लगातार हानि हो रही हो तो कंपनी की संपत्तियां अधिमूल्यांकित हो जाती है, यानी कि कंपनी की संपत्तियां अपने वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कंपनी समापन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो कंपनी को समापन से बचाने का एक विकल्प है आंतरिक पुनर्निर्माण। तो कंपनी को समापन से बचाने के लिए कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है, या कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जब कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है? तो आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता, पहला, पूंजी संरचना का अत्यधिक जटिल होना। अगर कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक जटिल हो तो उसको सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है एकत्रित हानियां बहुत अधिक हो। अभी हमने बात की थी कि कंपनी को लगातार पिछले कुछ वर्षों से अगर हानि हो रही हो तो कंपनी के पास बड़ी मात्रा में हानियां एकत्रित हो जाती है। तो कंपनी को हानि की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में लाने के लिए, एक नया जीवन प्रदान करने के लिए कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। संपत्तियां अधिमूल्यांकित हो। अगर कंपनी की संपत्तियां अपने वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर प्रदर्शित की जा रही हैं तो उन संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए भी कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। पूंजी मिलान अनुपात उचित न हो। पूंजी मिलान अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो ऋण और पूंजी के मध्य अनुपात को दर्शाता है। तो अगर ऋण और पूंजी के मध्य अनुपात उचित नहीं हो तो उसको ठीक करने के लिए भी कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो। अगर कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य बहुत अधिक हो या बहुत कम हो तो उसको ठीक करने के लिए कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य ऐसा होना चाहिए जो विनियोजकों को आकर्षित करे। इसलिए कंपनी के अंकित मूल्यों को ठीक करने के लिए भी, अंशों के अंकित मूल्य को ठीक करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए भी आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप। आंतरिक पुनर्निर्माण के कौन कौन से प्रारूप हैं, कौन कौन से रूप हैं? तो आंतरिक पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? आंतरिक पुनर्निर्माण अंश पूंजी में परिवर्तन के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, आंतरिक पुनर्निर्माण अंश पूंजी में कटौती के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा है कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। कंपनी अपने सदस्यों यानी कि शेयर होल्डर्स, अपने ऋणपत्रधारियों और लेनदारों के साथ कोई अरेंजमेंट करके भी आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकती है। तो कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण के तीन प्रारूप हैं: कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन के द्वारा, अंश पूंजी में कटौती के द्वारा, और कंपनी अपने सदस्यों, ऋणपत्रधारियों और लेनदारों के साथ अनुविन्यासन यानी कि कोई अरेंजमेंट, सेटलमेंट करके आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकती है। और इस चैप्टर में हम इन तीनों प्रारूपों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन द्वारा आंतरिक पुनर्निर्माण। तो कंपनी के द्वारा अंश पूंजी में परिवर्तन द्वारा आंतरिक पुनर्निर्माण में सबसे पहला है अंश पूंजी में वृद्धि करना। कंपनी अंश पूंजी में वृद्धि करके यानी कि नए अंशों का निर्गमन करके भी आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकती है। अगर कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी के सभी अंशों का निर्गमन नहीं किया है तो शेष रहे अंशों का निर्गमन करके अंश पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। अगर कंपनी ने अपने अधिकृत पूंजी के सभी अंशों का निर्गमन कर दिया हो तो कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी में यानी ऑथराइज्ड कैपिटल में बढ़ोतरी करके भी नए अंशों का निर्गमन करके अंश पूंजी में वृद्धि कर सकती है। अगर कंपनी को अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाना हो तो कंपनी को कंपनी के पार्षद सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना होगा और साथ ही साथ सेबी के द्वारा इस संबंध में अनुमति प्राप्त करनी होगी। और अंश पूंजी में वृद्धि के समय वही जनरल प्रविष्टियां की जाएगी जो नए अंशों के निर्गमन पर की जाती है। अंश पूंजी में वृद्धि करने पर कंपनी नए अंशों का निर्गमन करेगी और नए अंशों के निर्गमन पर कंपनी चाहे तो एकमुश्त राशि मंगवा सकती है या जो अंशों पर देय राशि है उसको किस्तों में मंगवा सकती है, आवेदन पर, आवंटन पर, और फिर प्रथम, द्वितीय या
अंतिम मांग पर राशि मंगवा कर भी जो है कंपनी नए अंशों का निर्गमन कर सकती है। अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य बहुत कम हो तो कंपनी अपने अंशों का अंकित मूल्य बढ़ाकर अंशों का समेकन कर सकती है, अंशों का कंसोलिडेशन कर सकती है। मान लेते हैं कि कंपनी के द्वारा 10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं और कंपनी की अंश पूंजी है 5 लाख रुपए की। तो कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य कम है, तो कंपनी अगर इस अंकित मूल्य को बढ़ाकर 100 रुपये करना चाहे तो अब कंपनी के 10 अंशों की जगह कंपनी का एक अंश, 100 रुपये वाला एक अंश, 10-10 रुपये के 10 अंशों के बदले 100 रुपये का एक अंश कंपनी के अंशधारियों को निर्मित किया जाएगा और 100 रुपये के अब 5,000 शेयर्स रह जाएंगे और अंश पूंजी होगी 5 लाख रुपए। यानी कि अंशों का समेकन करने पर, कंसोलिडेशन करने पर अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अंशों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। इसके संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ, अगर जनरल प्रविष्टि करनी हो तो जो पुराना अंकित मूल्य है उससे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो नया अंकित मूल्य है, न्यू डिनोमिनेशन है, उससे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका प्रभाव ये होगा कि 10 रुपये वाला अंकित मूल्य वाला जो शेयर है वो अब पुस्तकों से चला जाएगा क्योंकि डेबिट कर दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल को, और 100 रुपये अंकित मूल्य वाला शेयर अब पुस्तकों में जो है नया प्रविष्ट हो जाएगा। अब जो अंशों का अंकित मूल्य है वो 100 रुपये दिखाया जाएगा पुस्तकों में। तीसरा तरीका है अंश पूंजी में परिवर्तन का, अंशों का उपविभाजन। अगर कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य बहुत अधिक हो तो उसको कम किया जा सकता है, अंशों का सब डिवीजन, उपविभाजन किया जा सकता है। मान लेते हैं कि कंपनी के पास 100 रुपये वाले 5,000 अंश निर्मित किए हुए थे और कंपनी की अंश पूंजी है 5 लाख रुपए। तो अब कंपनी चाहे तो इसको 10 रुपये वाले 10 अंशों में इसको विभक्त कर सकती है, उपविभाजित कर सकती है। तो 100 रुपये के एक शेयर के बदले अब 10 रुपये वाले 10 शेयर अपने अंशधारियों को निर्मित करेगी, जिससे अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब ये 10 रुपये वाले 50,000 अंश होंगे और अंश पूंजी होगी 5 लाख रुपए। तो अंशों का समेकन करने पर या अंशों का उपविभाजन करने पर अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता, अंश पूंजी समान रहती है, लेकिन अंशों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। तो अंशों का उपविभाजन करने पर अंशों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके संबंध में जनरल प्रविष्टि के लिए जो पुराना अंकित मूल्य है उससे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो अगर 100 रुपये का शेयर उपविभाजित किया गया है तो ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा नए अंकित मूल्य को, जो कि अब 10 रुपये का अंश है, 10 रुपये है, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगला है अंशों का स्टॉक में परिवर्तन। कंपनी अपने अंश पूंजी का स्टॉक में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि कंपनी केवल पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी को ही स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। और कंपनी द्वारा अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने पर कंपनी के जो अंशधारी है अब उनके पास अंशों की संख्या के बदले जो स्टॉक है, स्टॉक का एक भाग उनको प्राप्त होगा। अंशों का स्टॉक में परिवर्तन करने पर इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किया जाएगा इक्विटी स्टॉक अकाउंट। तो इस प्रकार से कंपनी अपनी अंश पूंजी को स्टॉक में परिवर्तन कर सकती है। कंपनी चाहे तो स्टॉक का अंश पूंजी में भी परिवर्तन कर सकती है। तो अगर कंपनी के पास इक्विटी स्टॉक हो तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जा सकता है।
तो कंपनी अपने अंशों का स्टॉक में परिवर्तन कर सकती है और स्टॉक में परिवर्तन करने के लिए कंपनी के अंशों का पूर्ण प्रदत्त फुली पेड अप होना आवश्यक है। तो चाहे तो कंपनी अपने अंशों का स्टॉक में परिवर्तन करके भी आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकती है, और कंपनी के पास अगर इक्विटी स्टॉक है यानी स्टॉक में परिवर्तन किया हुआ है तो पुनः कंपनी अपने अंश स्टॉक को, जो इक्विटी स्टॉक है, उसको पुनः अंश पूंजी में भी परिवर्तित कर सकती है। अनिर्गमित अंश पूंजी को रद्द करना। अगर कंपनी द्वारा अपनी अधिकृत पूंजी के सभी अंशों का निर्गमन नहीं किया हुआ है तो शेष बचे अंशों को वो रद्द कर सकती है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, केवल अधिकृत पूंजी में परिवर्तन करके जो है ऐसा किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।